everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर लड़की के लिए कंफ्यूजन का सबब बनता है, विच इज़ लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। क्या लेज़र वाकई अनसेफ है या सेफ है? क्या वैक्स की तरफ जाना चाहिए या लेज़र की तरफ जाना चाहिए? क्या लेज़र वाकई अनवांटेड हेयर से निजात दिलाता है? इन तमाम कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कवल जवाद। शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कवल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये बहुत ही कह लें कि कंफ्यूजन है, मिथ है कि जिन खवातीन को हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनके लिए लेज़र बहुत ही अनसेफ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखिए ये एक मिथ ही है और कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिकॉज अब मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे आप अपनी ये कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होती है तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल, अगर मैं कहूँ कि दुनिया में हेयर रिमूवल का सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर कौन सा है तो वो लेज़र हेयर रिमूवल है। उसका रीज़न ये है कि आप वैक्स पर जाएँ, थ्रेडिंग पे जाएँ, एपिलेटर यूज़ करें और मल्टीपल ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो लोग खुद से करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि यही सॉल्यूशन है। हमने रेजिस के सामने नहीं आना। पता नहीं वो कितनी डेंजरस हैं। कोई कहता है, मिथ होता है कि जी वो कैंसर करवा देती हैं, कोई कहता है कि वो बर्न कर देती हैं। देखिए, लेज़र हेयर रिमूवल के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि वो एक ट्रीटमेंट है, बाकी ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं लेज़र हेयर रिमूवल से आपकी ग्रोथ कम से कम तरीन होती चली जाती है। नथिंग इज परमानेंट। ह्यूमन बीइंग, लाइक हम बीइंग इंसान भी हम परमानेंट नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगी कि लेज़र हेयर रिमूवल एक परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन आपकी ग्रोथ इस हद तक रिड्यूस हो जाती है कि आपको किसी प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बार बार वैक्सिंग की तरफ या बार बार इवन लेज़र की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप एक सर्टेन हमारे होते हैं, लाइक हम 6 to 10 सेशंस एडवाइस करते हैं इनिशियल में, और उसके बाद हम पेशेंट को, अगर जो भी लेज़र हेयर रिमूवल का कैंडिडेट है उसे हम शिफ्ट कर देते हैं मेंटेनेंस पर। और मेंटेनेंस का मतलब ये कि अगर शुरू में हम 15 डेज पे कर रहे हैं तो फिर हम मंथ पे शिफ्ट करते हैं, देन हम उसको 1.5 मंथ पे शिफ्ट करते हैं, देन 2 months, 3 months, और आखिर में ऐसा टाइम भी आ जाता है कि आपको पूरा साल भी वैक्स, थ्रेड या किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर कवल, एज अ डॉक्टर आप क्या रेट करेंगी कि लेज़र कितना % सेफ है एज अ डॉक्टर? एज अ डॉक्टर अगर मैं उसे रेटिंग में लेकर आऊँ तो मेरे हिसाब से वो 70% बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि आपका डॉक्टर प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं वो डॉक्टर हो, वो डर्माटोलॉजिस्ट हो। नंबर 2, आपका जो भी कंसर्न है आप ये देखें कि वो मशीनरी प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज आजकल बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं, बहुत सारी हमारे पास ऐसी मशीन की टाइप्स हैं जो कि प्रॉपर असर भी नहीं करती, लाइक चाइनीज है, कोरियन है, अमेरिकन है। सो अगर आपका डॉक्टर प्रॉपर होगा, आपका कंसल्टेंट प्रॉपर होगा, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपका पॉजिटिव फैक्टर ये है जिसकी वजह से आपको गैर जरूरी बाल आ रहे हैं और आपको इतने सेशन में रिलीफ मिल सकता है। नहीं डॉक्टर कवल, अगर आजकल हम देखें ना, हर दूसरा घर छोड़कर एक एस्थेटिक क्लिनिक खुला हुआ है। बिल्कुल। कोई अनसर्टिफाइड और छोटे छोटे डिप्लोमास किए हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं खुद से ही। तो डू यू थिंक इट्स सेफ और लोगों के लिए सेफ है या नहीं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये सेफ है या नहीं, बीइंग अ डॉक्टर मैं तो इसको हाईली कंडेम करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि किस लेज़र की कितनी इंटेंसिटी किस स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है, वो लोग एस्थेटिक सेटअप खोल के बैठे हुए हैं। जिन लोगों को स्किन की टाइप्स के बारे में नहीं पता, वो सेटअप खोल के बैठे हैं, तो वो कैसे सेफ हो सकता है? अगर आपको लेज़र, देखिए मिस्टेक हर एक से हो सकती है, हमसे भी होती होगी। कोई आपका पेशेंट बर्न हो जाता है लेज़र से, किसी भी वजह से कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है, मशीनरी है हमारे हाथ में। आपको बीइंग अ डॉक्टर ये पता होना चाहिए कि आप अपने पेशेंट की, अपने क्लाइंट की कैसे सिक्योरिटी रख सकते हैं, कैसे उसे सेव कर सकते हैं, बिकॉज आपने अपनी पूरी बॉडी उसके हवाले की है। और क्लाइंट का सेटिस्फाइड होना सबसे पहले बहुत सेटिस्फाई होना भी बहुत जरूरी है और उसकी स्किन का ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। तो मैं अगर आपका ये प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहती हूँ कि प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं। आपका जो भी कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, उसका डॉक्टर होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नहीं होते। प्लीज, उनकी एक डोमेन है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, वो एक अपनी डोमेन का काम कर रहे हैं, बट वो डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ी जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड है। सो एक डॉक्टर जिसने MBBS किया हो,
उसके बाद वो भी एक्सेप्टेबल है, एटलीस्ट उसे हाउ नो है। बिल्कुल। उसके बाद स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स, सो प्लीज थोड़े से पैसे ज्यादा शायद वहां देने पड़ते हैं, आप इसीलिए कंपैरिजन में रखते हैं कि एक जगह से हमें 2000 की लेजर हो रही है और एक जगह से हमें 10,000 की लेजर हो रही है, तो हम क्यों ना 2000 की करवाएं, सब एक जैसी ही करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। नहीं, अगर 2000 की लेजर करवाने के बाद फिर 4000 आपको दोबारा स्किन पर लगानी है, स्किन जल गई है, डैमेज हो गई है, तो मेरे ख्याल में दिस इज नॉट अ सेफ ऑप्शन। आपको जरूरी है कि आप पहले ही बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएं। अच्छा डॉक्टर कंवल, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि स्किन जल गई लेजर के बाद, डैमेज हो गई, पिगमेंटेड हो गई। सो ये क्या है, मतलब ये भी कोई मिथ है कि ऐसा होता ही नहीं है या नहीं? बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मैं बिल्कुल इससे मिथ नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत मर्तबा होता है कि अगर आपने सही फ्रीक्वेंसी सही स्किन टाइप के लिए चूज नहीं की तो आपके पेशेंट की स्किन जल सकती है, नंबर 1। अगर आपको नहीं पता कि इस स्किन टाइप पर इस वक्त लेजर करनी भी चाहिए कि नहीं, बहुत ज्यादा एक्नी है, कोई एक्जिमा हुआ है, डर्माटाइटिस हुआ है, सोराइसिस का पेशेंट है और मल्टीपल रीजन से, मैंने कहा ना ये सब चीजें एक डॉक्टर जज कर सकता है। आपके चेहरे पे बाल है, आप किसी भी ऐसे एस्थेटिक सेटअप में गए जो कि नॉन सर्टिफाइड है, जिसकी सर्टिफिकेशन कोई नहीं है, उसने आपको पहले नंबर पे ये कहना है जी आप लेजर हेयर रिमूवल करवाएं। ठीक है, आपके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं रह गई है ना, आप करवाएं, इतने सेशन करवाएं, बाय कर लें हमारे पास से और आपको देखिएगा रिलीफ आ जाएगा। चाहे आपको सोराइसिस हो, चाहे आपको एक्जिमा हो, चाहे आपको डर्माटाइटिस हो, दे डजंट बॉदर बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है। सो बिल्कुल बर्न हो सकता है। बस एक चीज सीखी हुई है कि बस ये ऐसे मशीनरी चलानी है या ऐसे करेंगे लेजर हो जाएगा। हाँ, और पेशेंट आना है, उससे हमने पेशेंट नहीं, उनके क्लाइंट्स होते हैं। डॉक्टर्स के लिए पेशेंट होते हैं बट उनके क्लाइंट्स होते हैं। सो बिल्कुल बर्न हो जाती है, स्किन आपकी बर्न होती है। इवन दो डॉक्टर्स के क्लिनिक पर भी ऐसा हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। उसमें देखें, आप अगर कभी नॉर्मली भी लेजर मशीन को ऑब्जर्व करें तो उसमें स्किन टाइप 5 हो, स्किन टाइप्स दी होती हैं। आपकी स्किन टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, आपने चूज करना है अकॉर्डिंगली। फिर उस स्किन टाइप के मुताबिक आपने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है, उस स्किन टाइप के मुताबिक आपने उसकी एनर्जी एडजस्ट करनी है। अगर आप वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बर्न होगा। तो क्या कॉम्प्लेक्शन से भी फर्क पड़ता है? कॉम्प्लेक्शन अगर आपका बहुत ब्राइट है, फेयर है या ब्राउन है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइटर उसकी तरफ है तो हमारे लिए इजी होता है जरा करना, बट जैसे जैसे डार्कर टोन होती जाती है वैसे वैसे लेजर की फ्रीक्वेंसीज को कम रखना पड़ता है, वरना बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्किन टाइप, स्किन कलर आपको पता होना चाहिए, प्लस आपके पेशेंट को कोई भी किसी भी किस्म की स्किन डिजीज ना हो। इन चीजों का जज करना, जानना, या आप खुद, अगर आप खुद वो कैंडिडेट हैं जिसने लेजर करवानी है तो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले लेकर जानी चाहिए। बिल्कुल, और डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, बिकॉज स्किन की जो जितनी भी डोमेन है ना वो डर्माटोलॉजिस्ट के अंदर आती है, तो उनसे वो पता करें। अच्छा डॉक्टर कंवल, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, लेजर करवाने से बाल मजीद मोटे आते हैं या ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, इज दैट इट? देखें, ऐसा होता है समटाइम। आपने फॉर सपोज आपको सिर्फ चिन पे कुछ बाल हैं, 4 या 5 बाल हैं चिन पर, और आप लेजर के लिए गए हैं, वो ऐसा हुआ है कि आपको रेजर लग गया या लेजर आपको मुस्तकिल लगे जा रहा है वहां पे, तो वो ग्रोथ जो आपकी हिडन है, जिसने निकलना ही है फ्यूचर में, वो ग्रोथ आपकी निकल सकती है। बिल्कुल ऐसा होता है कि वो बाल आपका उस जगह पर पहले बाहर नहीं था, बट लेजर या रेजर करने के बाद आपका वो बाल बाहर निकल आया। तो सम टाइम ऐसा होता है, मोटे नहीं होते। अगर आप प्रॉपर्ली किसी सही मशीन से करवा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मोटे हों, लेकिन अगर एक ऐसी जगह जो कि पहले इन्वॉल्व नहीं थी और अब आपने उसे इन्वॉल्व कर लिया है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको उस जगह पे एक्स्ट्रा ग्रोथ कोई नया एरिया हेयर ग्रोथ ट्रिगर कर सकते हैं, आपकी बॉडी का कोई भी कर सकता है। अगर आपकी मशीनरी की चॉइस ठीक नहीं है, अगर आपके डॉक्टर ने उस पूरे एरिया को मार्क नहीं किया हुआ कि जिस जगह आपको जरूरत है वहीं लेजर होनी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। तो ये कैसे डिफरेंशिएट हो सकता है कि आपको किस जगह पे जरूरत है? मतलब अगर आप फुल बॉडी ले रहे हैं तो आपके अगर फुल बॉडी पर हेयर हैं तो फिर ये डॉक्टर कैसे मार्क करेगा? देखिए, जिसको फुल बॉडी की नीड होती है ना, उसकी फिर पूरी बॉडी लेजर होती है। फिर तो आपको चांस ही कोई नहीं है ना, क्योंकि फिर आपको जिस जगह पे ग्रोथ है वहां भी आपको लेजर होगी, जहां ग्रोथ नहीं है, हिडन बाल है आपका जिसने फ्यूचर में निकलना है, उसकी भी रूट्स को टारगेट किया जाएगा। तो बेसिकली वो नुकसानदार नहीं होता, वो आपको समहाउ फायदेमंद ही होता है कि आपको वो बाल जो फ्यूचर में निकलने हैं, लेट 30s में, लेट 40s में निकलने हैं, वो बाल आपकी रूट इतनी वीक हो गई है कि वो बाद में निकलेंगे नहीं, तो समहाउ वो आपके लिए फायदेमंद ही रहता है। फुल बॉडी वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट एक स्पेसिफिक एरिया पे कोई करवाने गया, जैसे फॉर सपोज कुछ लोग, मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये सारा एरिया कर दें, आप हमारे अपर लिप्स को ना छेड़ें, इवन हमारे चिन को ना छेड़, चीक्स को ना छेड़ें, आप इस सारी जॉ लाइन पे और चिन पे कर दें, अपर लिप्स पे कर दें, चीक्स
टिक्स को ना छेड़े, यहाँ बाल ज्यादा निकल आएंगे। अच्छा। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जब वो रेजेस आपको लगती हैं और वो बाल जो आपका हिडन है, आप समझे कि उससे निकलना ही है, तो उसको ये मत सोचें कि लेजर की वजह से ये आपका नुकसान हुआ है। अभी आप इस एरिया की लेजर करवा के फारिग होंगे, लेट 30s में लेट 40s में वो बाल आपका निकल करवाना पड़ेगा, तो वो निकल आता है बाल, बट वो कहीं ना कहीं लेजर से आपका फायदा ही हो जाता है कि आप उसे सबको एक साथ ही रिमूव करवा लें। तो वो खवातीन जिनको पीसीओएस और पीएमएस है उनके लिए क्या लेजर ज्यादा डेंजरस है? देखिए, अगर आपको पीसीओएस है, ठीक है, तो आपको लेजर हेयर रिमूवल समहाउ फायदा ही देता है। फायदा क्यों देता है आपको लेजर हेयर रिमूवल? क्योंकि आपको, मैं हमेशा अपने पेशेंट को एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि आपने किसी जगह पे पौधा लगाया है, आप उसको ऊपर से काटे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ें सलामत हैं। जब तक उस जड़ को पानी मिलता रहेगा, खाना मिलता रहेगा, तब तक वो पौधा ऐसे ही बार बार निकलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पीसीओएस जो है बेसिकली उसके लिए खाना और पानी है, उन रूट्स के लिए। अगर पीसीओएस है और आप उसको खाना पानी दिए जा रहे हैं, नीचे से पीसीओएस की सूरत में दिए जा रहे हैं, तो भले आप ऊपर से लेजर करते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। तो पीसीओएस के लिए बहुत जरूरी है कि एक तरफ आप पीसीओएस की ट्रीटमेंट करवाएं और दूसरी तरफ आप लेजर हेयर रिमूवल करवाएं। तो जहां आपको पीसीओएस की ट्रीटमेंट से बाकी सिम्टम्स कम होने में मदद मिलेंगे, वहां आपका काफी हद तक हेयर ग्रोथ भी कम हो जाएगी। खाली पीसीओएस की ट्रीटमेंट से आपके बाल नहीं जाएंगे और खाली लेजर हेयर रिमूवल करवाने से आपका मसला भी हल नहीं होगा, क्योंकि आपको नीचे से जड़ पानी मिले जा रहा है, आपको फूड प्रोवाइड हो रहा है आपकी रूट्स को, तो वो बाल ऐसे ही निकलता रहेगा। और फूड और रूट्स के लिए कौन सा फूड होगा? वो पीसीओएस, वो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है जिनकी वजह से आपको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है। नहीं तो हम ये भी तो सुनते हैं ना कि पीसीओएस से बहुत ट्रिगर होते हैं पीसीओएस आपके, अगर आप लेजर कंटिन्यू रखते हैं ना। नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं है, डैमेज होता है आपको, ऐसा कोई, ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि पीसीओएस बेसिकली आपकी हार्मोन का डिस्टर्बेंस है। और हार्मोन्स आपके डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसकी एक कॉज ये भी होता है कि आपकी ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं। सो मल्टीपल सिस्ट बनने की वजह से आपके हार्मोन्स एबनॉर्मल प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, जो कि अपने सिम्टम्स देते हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स का डिस्टर्ब होना, नंबर 1, नंबर 2 आपका एबनॉर्मल वेट स्टक हो जाना, नंबर 3 आपके फेस पर एक्नी रहना कॉन्टिन्यूसली और खासतौर पे चिन एरिया पर, और नंबर 4 आपके जो भी ये एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, जिसे हम हिरसुटिज्म कहते हैं, उसका आ जाना। बेसिकली वो इंटरनल एक प्रॉब्लम है, उसको लेजर इनहेंस नहीं करता, समहाउ लेजर उसको ट्रीट करता है, बट उसके लिए जरूरी है कि आप अपने हार्मोनल करेक्शन जरूर करवाएं। उसके लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास या फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ये दोनों आपकी हार्मोन्स करेक्शन करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट आपका लेजर हेयर रिमूवल करके आपको एबनॉर्मल ग्रोथ से, एक्नी से छुटकारा दिलाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कंवल, लेजर के दौरान थ्रेडिंग और वैक्सिंग से भी बिल्कुल मना कर दिया जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, लेजर के दौरान हम थ्रेडिंग वैक्सिंग से इसलिए मना करते हैं बिकॉज थ्रेडिंग से आप रूट को खींचते हैं, राइट? इस ड्यूरिंग में अगर आपने लेजर या थ्रेडिंग की और आपका रूट निकल गया है, तो हम लेजर किस पर करेंगे? हमने तो लेजर से टारगेट ही रूट को करना है जी। बिल्कुल रूट को वीक करना और रूट को निकालना हमारा मकसद होता है। लेकिन अगर आपने थ्रेडिंग या वैक्सिंग से उसे प्लग कर लिया, तो फिर अब आप लेजर करवाएं भी तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज रूट तो आपकी बाहर आई है। अब नई रूट जब तक ग्रो हो तब आपको लेजर असर कर सकती है, बट अगर आपने वैक्सिंग थ्रेडिंग के थ्रू से बाहर निकाल लिया है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पर, अगर आपका ग्रे हेयर है जी, आपका गोल्डन हेयर है, जो ब्लीच करके लोग करते हैं, तो भी लेजर आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि उन बालों पे लेजर वर्क नहीं करेगा। और कहा जाता है कि आपका बाल जितना थिक होगा लेजर उतना अच्छा काम करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जितना थिक बाल है लेजर वर्क भी उतना अच्छा करता है। आपको नंबर ऑफ सेशन भी रिड्यूस हो जाते हैं उसकी वजह से, और आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे आते हैं। तो डार्क स्किन के लिए लेजर कितना सेफ है? देखिए, डार्क स्किन के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी आपको रिड्यूस करके कम फ्रीक्वेंसी पे रख के प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सेशन करेंगे तो बिल्कुल सेफ है आपके लिए, कोई मसला नहीं होता। बट अगर आपको फ्रीक्वेंसीज ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि आपने ये डार्क स्किन पर क्या एडजस्ट करनी है, टोन कौन सी एनर्जी रखनी है, तो डेफिनेटली वो बर्न करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो हम एक अच्छी मशीनरी में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आजकल इतने ज्यादा क्लिनिक्स बन गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी मशीनरी अच्छी है, कौन सी नहीं। देखिए, बीइंग अ पेशेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है? आप अगर एक नॉन मेडिकल पर्सन है, डॉक्टर नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा इन डिफरेंशिएशंस को, आप नहीं जानते, या आप उसी फील्ड के टेक्निकल बंदे हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बीइंग अ लाइक लेमैन, आपने क्या करना है, आपने अच्छा डॉक्टर चूज करना है। तो जो मेन टॉप ऑफ द लिस्ट चीज है वो ये है कि अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो डेफिनेटली उसके पास होने वाला हर प्रोसीजर अच्छा और सेफ जोन में होगा, आप राइट हैंड में होंगे, प्लस
इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है, क्योंकि सबसे ब्लंडर्स होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हम डॉक्टर्स ब्लंडर नहीं करते, हमसे भी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअली वो ब्लंडर नहीं होता, वर्ड मेरा गलत हो गया, वो मिस्टेक होती है, हमसे हो जाती है, लेकिन हमें ये पता है कि हमने अपनी उस मिस्टेक को कैसे कवर करना है। एज अ डॉक्टर को बेहतर पता है। बिल्कुल, आपका कोई भी ऐसा बंदा जो टेक्नीशियन है, जिसे इन चीजों की नो हाउ नहीं है, वो नहीं आपको डिफरेंशिएट कर सकता, ना ही वो आपकी स्किन को रिकवर कर सकता है। सो मशीन से ज्यादा फोकस करना है अपने कंसल्टेंट पर, अपने डॉक्टर पर, कि वो राइट होना चाहिए। उसे आप चूज कर सकते हैं, इट्स इजी फॉर यू। आप उसे देख सकते हैं, उसकी डिग्रीज को जज कर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस को देख सकते हैं। हर बंदा गूगल पे अपनी एक कहानी लेके बैठा है, राइट? सो आप उससे सिर्फ इतना जज कर लें, इतना देख लें, इतना पढ़ लें कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। अगर है तो आप बिल्कुल उसके पास जाएं, यकीनन डॉक्टर्स आपकी स्किन को ज्यादा बेहतर बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कंवल, नो डाउट लेजर इज एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, और लोग उस एक्सपेंस से बचने के लिए घर पर भी शुरू हो गए हैं आजकल के। कोई मशीनरी भी बाजार से मिल रही है, इंपोर्ट करा ली है बाहर से, तो घर में खुद से लेजर कर रहे हैं, क्या वो सेफ है? देखिए, अगर जहां तक आपका जो क्वेश्चन है सेफ वाला, तो मैं कहूंगी बिल्कुल वो सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा सवाल मुझसे ये करेंगी कि वो कितनी ज्यादा रिजल्ट्स के लिहाज से अच्छी है, कितनी ज्यादा वर्क करती है, कितनी वर्थ है उसे बाय करने की, तो उसके लिए मेरा आंसर ये होगा कि अगर आप लेजर हेयर रिमूवल अपने सेशंस करवा चुके हैं 6 to 10 और अब आपकी बहुत कम ग्रोथ है, आप मेंटेनेंस के लिए उसे रखना चाह रहे हैं, देन दिस मशीन इज गुड फॉर यू। अच्छी कंपनी की आपने बाहर से मंगवा ली है, कोई अच्छी कंपनी की है जो अच्छा वर्क कर रही है, थोड़े बहुत बाल आते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिनिक आने की जरूरत नहीं है, आप उसे घर बैठे रिमूव कर सकते हैं थ्रू दिस मशीन। IPL लेजर मोस्टली उसमें होता है, सो वो आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप डे फर्स्ट से ही उसे यूज करना चाह रहे हैं, अगर आपको बहुत कम ग्रोथ है तो माइट भी कि वो वर्क कर जाए, बट अगर आपको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है और आप फुल बॉडी के लिए उसे यूज करना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, और मैंने देखा भी यही है कि वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती है। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी कि आप यूज कर सकते हैं, सेफेस्ट मशीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट उसमें टर्म्स कंडीशंस यही होनी चाहिए कि आपने सेशंस लिए हुए हों पहले। अच्छा, क्या डॉक्टर कंवल, क्या आपके बॉडी का कोई भी पार्ट है, बी इट आर्म्स, आपका फेस है या आपकी लेग्स हैं, हर पार्ट के ऊपर डिफरेंट सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक 6 to 10 मस्ट है कि बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंगली होता है? ऐसा बहुत सारी जगहों पे है जहां हमें सेशंस बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी टोटली पूरी बॉडी का ही यही फिनोमेना है कि आपको डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट जो है वो ग्रोथ टाइम रिक्वायर्ड होता है, और आपको सेशंस, नंबर ऑफ सेशंस भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर ज्यादा डिफरेंट करके आपको होता है। जैसे फॉर सपोज आपको समटाइम फेस पे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर 2 अंडर आर्म्स पे आपको ज्यादा, लेकिन कंपैरेटिव टू अंडर आर्म, अंडर लेग्स पे आपको कम, अंडर लेग्स पर आपको ज्यादा सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, यानी अंडर आर्म्स पे कम सेशन रिक्वायर्ड होंगे और अंडर लेग्स पे ज्यादा सेशन रिक्वायर्ड होंगे। तो बॉडी पार्ट पे बिल्कुल करता है, कहीं हमारी ग्रोथ थिक होती है, कहीं हमारी बहुत कम ग्रोथ होती है, सो वो लेजर के कुछ सेशन से रिस्पॉन्स कर दे देती है। सो बिल्कुल ऐसा है कि आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर डिफरेंट नंबर ऑफ सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, ये भी आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, आई डोंट नो ये मिथ है या नहीं, ये आप क्लियर करेंगी कि लेजर की वजह से आपकी स्किन इतनी डैमेज हो सकती है समटाइम्स कि आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है? देखें, लेजर की जो हम लेज़र हेयर रिमूवल जो हम यूज़ करते हैं, जो उसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो उसमें आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो इतनी लो डाउन होती हैं, इतनी स्लो डाउन होती हैं, या वो इतनी एडजस्टेबल होती हैं और इतनी एब्जॉर्बेबल होती हैं कि उनसे यूजुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक मिथ है सिर्फ कि लेज़र हेयर रिमूवल की रेजेस से आपको किसी भी किस्म का कैंसर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैंसर आपको लेज़र हेयर रिमूवल मशीन से नहीं हो सकता, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करती हैं, वो लेज़र करवा सकते हैं? ब्रेस्ट फीड वाली खवातीन को हम लेज़र कर सकते हैं, कर देते हैं बल्कि, और जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उन्हें हम अवॉइड करने का कहते हैं 9 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद, और अपना जो पोस्टपार्टम वाला पीरियड होता है लेकिन 1.5 मंथ का, उसे क्रॉस करने के बाद वो अपनी लेज़र स्टार्ट करवा सकती हैं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स गुड फॉर यू कि आप लेज़र ना करवाएं, क्योंकि किसी भी किस्म की रेजेस आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होती। किसी भी किस्म की रेजेस, ऐसा बच्चा जो अभी ग्रो कर रहा है और मदर के वूम्ब में है, तो बेहतर कोशिश हमारी यही होती है, ऑन टॉप प्रायोरिटी, कि आप उसे लेज़र के लिए अवॉइड करवाएं। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी रेजेस, इवन हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज भी जो करवाते होते हैं, अल्ट्रासाउंड तो डेफिनेटली उस वक्त प्रेगनेंसी में डिमांड होती है, बट एक्सरेज के लिए भी प्रेग्नेंट वीमेंस को मना किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें भी रेजेस ही हैं।
सो रेजेस वाली हर जगह पे जो भी प्रेग्नेंट खातून हो उसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, लास्टली डॉक्टर कंवल, आई वुड लाइक कि आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि एक अच्छा डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर कैसे चूज कर सकते हैं वो लेजर के लिए। देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि जो भी आपका डॉक्टर है वो क्वालिफाइड हो, उसने MBBS किया हो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की हो इस फील्ड में, ताकि वो आपकी स्किन को समझ के आपके लिए एडवाइस करे कि आपको क्या सूट करेगा। और नंबर 2, ये बहुत इजी है आजकल, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि आप अपना डॉक्टर चूज़ करने के लिए गूगल खोलें, उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें, उसके रिव्यूज़ देखें, क्योंकि आजकल थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हमें सबसे ज़्यादा खौफ ये होता है कि कोई हमारे लिए गलत रिव्यू ना डाल दे। तो आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्टर चूज़ किया है उसके बारे में आम लोगों का क्या कहना है, बाकी लोग जो आपकी तरह गूगल सर्च करके आए थे उन लोगों का क्या कहना है उस डॉक्टर के बारे में। लेकिन पहले नंबर पे आपने उसकी क्वालिफिकेशन को जज करना है कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और क्या वो एक राइट डॉक्टर है आपकी लेज़र हेयर रिमूवल के लिए। और फिर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि लेज़र हेयर रिमूवल एक सेफेस्ट प्रोसीजर है, आप करवा सकते हैं, बट सबसे पहले आपने कंसल्ट करना है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को। अच्छा डॉक्टर कंवल, लेजर के बाद प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए अपनी स्किन को सिक्योर, सेफ रखने के लिए? सबसे पहली और टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास है वो है आपको सन ब्लॉक जरूर यूज करना चाहिए। विदाउट सन ब्लॉक नॉर्मली भी मैं किसी को एडवाइस नहीं करती। मैं कहती हूँ हर बंदा जिसने घर में रहना है, बाहर जाना है, गाड़ी चलानी है, ऑफिस में बैठना है, चाहे धूप की शक्ल भी नहीं देखनी तो भी आपने सन ब्लॉक जरूर यूज करना है। तो नंबर 1 और टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पास है कि आपने सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। तो ये एक ऐसी प्रिकॉशंस है जो कि आपको लाइफ टाइम लेनी चाहिए। और अगेन फिर मैं उस बात पे बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि अगर आपने राइटली किसी डॉक्टर को चूज किया होगा तो कोई कॉज अगर बिहाइंड है आपकी लेजर के तो उसे जरूर ट्रीट करवाएं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी लेग्स और स्ट्रॉबेरी आर्म्स, इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? स्क्रबिंग करनी चाहिए लेजर के बाद या पहले, क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, लेजर के बाद या पहले तो नहीं, बट इसके लिए यूजुअली हम सैलिसाइलिक एसिड को करते हैं और ग्लाइकोलिक को करते हैं कि जिनकी स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं उनके लिए हम सैलिसाइलिक क्लिंजर्स देते हैं जो वीक में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीट करवाते हैं। कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जो कि ड्यूरिंग लेजर जब उसने उसको वैक्स कंप्लीटली उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। कंप्लीटली आप वैक्स को बंद कर दें, आप स्टार्ट करें अपनी सैलिसाइलिक की क्लिनजिंग या ग्लाइकोलिक की क्लिनजिंग करें और ऐसे ही आप मसाजर यूज़ करें अपनी लेग्स के लिए जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकें ताकि आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन खत्म हो जाए। प्लस कुछ क्रीम्स हम ऐसी एडवाइस करते हैं जो कि स्लोली आपके उन पोर्स को हील कर देती है और जब आप लेज़र पे शिफ्ट हो जाते हैं तो अब वो प्लग नहीं होता, तो स्लोली आपके वो पोर्स वैसे भी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लेंजिंग साथ साथ कर रहे होंगे तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन, लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रॉबेरी भी खत्म हो जाता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच एंड यस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।